नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनोन्य प्रेरण का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनोन्य प्रेरण होता क्या है, अनोन्य प्रेरण की घटना से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, अनोन्य प्रेरण गुणांक के मात्रक विमा की यहां पर हम चर्चा करेंगे और दो समाक्षी प्रणालिकाओं के लिए अनोन्य प्रेरण गुणांक का यहां पर व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। साथ में जब दो या दो से अधिक कुंडलियां श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित होती है तो उनका तुल्य प्रेरकत्व कितना होता है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि इन सभी बिंदुओं पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनोन्य प्रेरण है क्या, अनोन्य प्रेरण किसे कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, अनोन्य प्रेरण की घटना में क्या होता है कि हमारे पास में एक कुंडली होती है और उस धारावाही कुंडली को दूसरी कुंडली के नजदीक रखेंगे। ये हमारे पास में दो कुंडलियां हैं और पहली कुंडली को हमने नाम दिया है प्राथमिक कुंडली, दूसरी कुंडली को हमने द्वितीय कुंडली नाम दिया है। प्राथमिक कुंडली में हम धारा में परिवर्तन करेंगे तो दूसरी कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसी घटना को ही हम अनोन्य प्रेरण कहते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास में डेफिनेशन रही है कि जब किसी कुंडली या परिपथ से बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है तो पास में रखी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अनोन्य प्रेरण कहते हैं कि एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण से दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को अनोन्य प्रेरण कहते हैं। देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, पहली कुंडली से संबद्ध कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी होगी जो दूसरी वाली कुंडली में से होकर गुजरती है, इस तरीके से। और जब चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर धारा में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहली कुंडली के अंदर, प्राथमिक कुंडली के अंदर प्राथमिक कुंडली में हम करेंगे यहां पर I में परिवर्तन, I में परिवर्तन करेंगे तो B में परिवर्तन होगा, क्योंकि B खुद क्या है, μ0 n I है। क्लियर। और इस I में परिवर्तन होगा तो B में परिवर्तन होगा, तत्पश्चात द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्लियर। द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, इसमें से विद्युत का प्रवाह होगा। क्लियर। यहां पर यदि एक धारामापी हम लगा दे तो उस धारामापी के अंदर हमें विक्षेप प्राप्त होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि एक दूसरे के पास स्थित कुंडलियों में से यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 हो तब द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स, हम पहली कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करवा रहे हैं तो दूसरी कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो पहली कुंडली में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। और यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दे तो N2 φ2 बराबर होगा M I1। ये जो M है
इसको हम अनुन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इस m को अनुन्य प्रेरण गुणांक कहा जाता है। क्लियर? देखिए, क्लियर कर लीजिए कि जो N1 है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और N2 है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। चलिए मैं इसका विपरीत भी आपको बता देता हूं कि क्या है इसका अपोजिट भी, कि जैसे आपके पास में द्वितीय कुंडली में से बहने वाली धारा I2 है, तो प्राथमिक कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो N1 φ1 समानुपाती होगा I2 के, और यहां से भी विद्यार्थियों एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लिखेंगे M12। M12, इस M12 को देखिए विद्यार्थी, पहली वाली कंडीशन में ये था M21, M21 भी अनुन्य प्रेरण गुणांक है, ये भी अनुन्य प्रेरण गुणांक है। यह है कुंडली 2 के सापेक्ष कुंडली 1 का, कुंडली 2 के सापेक्ष कुंडली 1 का अनुन्य प्रेरण गुणांक, कुंडली 2 के सापेक्ष कुंडली 1 का अनुन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। अनुन्य प्रेरण गुणांक इसको हम कहेंगे। क्लियर? तो मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि ये हमारे पास में 2 इक्वेशन आ गई है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम एक महत्वपूर्ण रिजल्ट पुट कर सकते हैं कि M12 और M21 दोनों परिमाण में समान होते हैं। क्लियर? दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब देखिए, जब धारा में परिवर्तन करते, किसी एक कुंडली से रिलेटेड धारा में परिवर्तन करेंगे तो दूसरी कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। उसे हम देख लेते हैं। देखिए क्या है, फैराडे के द्वितीय नियम से ये हमारे पास में है, यहां पर आप ध्यान देंगे, फैराडे के द्वितीय नियम से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। मैं आपको फैराडे का नियम बता देता हूं। किसी कुंडली या परिपथ से संबंधित प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है माइनस में N डी फाई अपॉन डी टी, ये होता है। अब यहां पर हम द्वितीय कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करेंगे तो द्वितीय कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये जो E2 है इसकी वैल्यू हम यहां पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखिए E2 बराबर माइनस में N2 φ2। क्लियर? इस N2 को हम डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाएं तो N2 φ2, और अभी अभी हमने एक रिलेशन देखा है ये वाला कि N2 φ2 बराबर M21 I1, तो M21 I1 इसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट को हम ले लेंगे इस डिफरेंशिएशन से बाहर, तो हमारे पास में एक महत्वपूर्ण रिलेशन आ जाएगा माइनस में M21 di1 अपॉन dt। ये रिलेशन आ चुका है विद्यार्थियों, और ये काफी महत्वपूर्ण रिलेशन है। ये हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला आ गया है। पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण से दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहां से हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, देखिए M21 बराबर हम लिख सकते हैं माइनस में E2 अपॉन di1 अपॉन dt, कि पहली कुंडली से संबंधित धारा में परिवर्तन की दर के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही M21 कहलाता है। यहां से एक चीज और स्पष्ट हो गई है कि धारा परिवर्तन के कारण से ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्लियर? देखो, यदि हम इसको परिभाषित करें तो किस तरीके से कर सकते हैं कि यदि di1 अपॉन dt ये है हमारे पास में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड के बराबर,
हो तो देखिए E2 का जो परिमाण है वो M के बराबर आ जाएगा, M21 के, M के बराबर आ जाएगा। इससे क्या स्पष्ट हो गया कि प्राथमिक कुंडली में प्रति एकांक धारा परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही अनोन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। तो डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर रहा हूं। प्राथमिक कुंडली में प्रति एकांक धारा परिवर्तन के कारण धारा परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अनोन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। अनोन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है विद्यार्थियों, अनोन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। क्लियर? ये हमारे पास में आ गई है अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। अब हम m का मात्रक यहां पर हम देख लेते हैं। तो देखिए m का मात्रक वही होगा m का मात्रक ये बराबर होगा माइनस में E2 बट्टे में di1 अपॉन dt का मात्रक। क्लियर? तो यहां से आप ध्यान देंगे E2 का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा वोल्ट। E2 का जो मात्रक है वो क्या होगा? वोल्ट होगा। तो यहां से वोल्ट एम्पियर प्रति सेकंड, और इसको विद्यार्थियों हम कहेंगे हेनरी। तो अनोन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक और स्व प्रेरण गुणांक का मात्रक सेम ही होता है, तत्पश्चात इनकी विमाएं भी सेम होगी। क्लियर? तो देखिए m की जो विमा है वो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में पुट कर देता हूं, m1 L2 T-2 A-2। ये हमारे पास में m की विमा आ गई है। क्लियर हो जाइए, समझ में आ जाना चाहिए। ये जो विमा है वो L के समान ही है, L के समान ही इसकी विमा हमें प्राप्त हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कि दो समाक्षी परिनालिकाओं के लिए अनोन्य प्रेरण गुणांक कितना होता है। दो परिनालिकाएं हैं और दोनों की अक्ष एक दूसरे पर संपाती है। तब देखिए क्या होगा। चलिए मैं दोनों परिनालिकाएं आपके सामने निर्मित कर देता हूं। देखिए ये हमारे पास में है पहली कुंडली, इसको मैं इस तरीके से निर्मित कर रहा हूं, इस तरीके से। दूसरी जो कुंडली है उसको मैं इस तरीके से निर्मित कर रहा हूं। ये हमारे पास में दोनों की अक्ष सेम है, इस तरीके से मौजूद है। अब आप यहां पर देखेंगे कि एक जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या है, प्राथमिक कुंडली के लिए लिख देता हूं मैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है N1, जबकि द्वितीयक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या N2। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या N2। प्राथमिक कुंडली में से बहने वाली धारा I1, द्वितीय कुंडली में से बहने वाली धारा I2 है। दोनों की लंबाइयां सेम है, दोनों की लंबाइयां सेम है। प्राथमिक कुंडली की रेडियस R1, द्वितीय कुंडली की रेडियस R2 है।
प्रति एकांक लंबाई में फेरों की जो संख्या है वो प्राथमिक कुंडली की स्मॉल n1, द्वितीय कुंडली की स्मॉल n2 है। ये सब कुछ लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि दो परिनालिकाओं में फेरों की संख्याएं n1 व n2 तथा त्रिज्या हमारे पास में स्मॉल r है, लंबाई l है, तो उनका अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा। देखिए हम द्वितीय कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर आपके सामने रख देते हैं। N2 phi2 बराबर हमने पढ़ा है M I1, एक रिलेशन तो ये पढ़ा है। और इसी तरीके से हम N2 phi2 फाइंड आउट कर लेते हैं। N2 की जगह मैं लिख सकता हूं यहाँ पर N2 इंटू L, और phi2 चुंबकीय फ्लक्स है तो B2 इंटू उसका क्षेत्रफल A2। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे N2 इंटू L, और दूसरी कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पहली कुंडली के कारण से उत्पन्न होगा, जो कि μ0 N1 I1 होगा। देखो यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लीजिए, B2 का जो मान है वो μ0 N1 I1 है। इसका मतलब है द्वितीय कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय क्षेत्र जो कि μ0 N1 I1 होगा। अब यहाँ पर जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है पाई आर स्क्वेयर रख दीजिए, या एक ही फॉर्म में ही आप इसको रहने दे सकते हैं। तो इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, इसलिए इन दोनों को हम बराबर पुट कर सकते हैं। तो M1 I1 बराबर μ0 N1 N2 I1 L पाई आर स्क्वेयर। तो यहां से M बराबर μ0 N1 N2 A इंटू L हम पुट कर सकते हैं, या इस A के स्थान पर हम पाई आर स्क्वेयर भी पुट कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर ये हमारे पास मुख्य इसका सूत्र है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान है इसके आकार आकृति पर डिपेंड करेगा, इसमें फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा, और कुंडलियों के मध्य भरे हुए माध्यम पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रेरकों का संयोग, हम यहां पर दो या दो से अधिक कुंडलियों को एक दूसरे के साथ में संयोजित करेंगे और ये देखेंगे कि तुल्य प्रेरकत्व कितना होता है। सबसे पहले हम इनका श्रेणी क्रम संयोजन देख रहे हैं कि यदि हम दो कुंडलियों को या दो से अधिक कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो हमने यहाँ पर 3 कुंडलियां ली है जिनके प्रेरकत्व L1, L2 और L3 है, और एक दूसरे के साथ में यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। L1, L2 और L3 इनके स्वप्रेरकत्व के मान है। तो विद्यार्थियों, तुल्य प्रेरकत्व का मान जिस तरीके से प्रतिरोधों का मान होता है, ठीक उसी तरीके से ही इनका तुल्य प्रेरकत्व हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, सीधा उनका जोड़ हो जाएगा। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि यदि अन्योन्य प्रेरकत्व का प्रभाव भी हो, यदि अन्योन्य प्रेरकत्व भी संबद्ध हो, अन्योन्य प्रेरकत्व भी संबद्ध हो, तो यही जो फॉर्मूला है उसमें अन्योन्य प्रेरकत्व, जैसे मान लो कि मैं यहां पर दो ही कुंडलियों के लिए निकालूं तो L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये प्लस माइनस 2M क्या रिप्रेजेंट करता है कि यदि अन्योन्य प्रेरण की वजह से और स्वप्रेरण की वजह से धारा सेम दिशा में प्रवाहित होती है, यदि दोनों कुंडलियों में धारा समान दिशा में हो, यदि दोनों कुंडलियों में
कुंडलियों में धारा समान दिशा में हो, धारा समान दिशा में हो, तो धारा समान दिशा में है तब तो यहां पर आ जाएगा प्लस का साइन, तो L1 प्लस L2 प्लस 2M। क्लियर। और यदि दोनों कुंडलियों में बहने वाली धारा की दिशा विपरीत दिशा में हो, बहने वाली धारा की दिशा विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब यहां पर माइनस का साइन हमें प्राप्त होगा। क्लियर। तो ये हमारे पास में कुछ रिलेशन आ गए हैं श्रेणी क्रम से संबंधित, जो कि आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब मैं यहां पर बात करूंगा समांतर क्रम संयोजन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने यहां पर ये कुछ कुंडलियां हमारे पास में है जिनके प्रेरकत्व L1, L2 तथा L3 है, एक दूसरे के साथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं इनका तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा। तुल्य प्रेरकत्व की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए विद्यार्थियों, तुल्य प्रेरकत्व को हम L से पुट करेंगे, L P से भी आप लिख सकते हैं, तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला। प्रतिरोधों के संयोजन की भांति ही इसका फॉर्मूला प्राप्त होता है। लेकिन यदि अनोन्य प्रेरण का प्रभाव लागू हो तब क्या हो जाएगा? देखिए, यदि समांतर क्रम में, यदि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रेरकों, दो प्रेरकों का फ्लक्स, दो प्रेरकों का फ्लक्स एक दूसरे से संबद्ध हो, एक दूसरे से संबद्ध हो, एक दूसरे से कनेक्ट हो, तब क्या होगा? 1/LP बराबर 1/, चलिए दोबारा मैं पुट कर देता हूं, 1/LP बराबर 1/L1 प्लस M प्लस 1/L2 प्लस M। ये हमारे पास में इसका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा। फिर देखें कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1500 वोल्ट होता है। तो इन कुंडलियों का अनोन्य प्रेरण गुणांक क्या होगा? यहां पर आप ध्यान दें, हमारे पास में जो प्रारंभिक धारा है वो है 3 एम्पियर, और ये कुछ देर बाद में इसकी वैल्यू क्या कर देंगे? हम शून्य कर देते हैं। अल्प समय इसमें लग रहा है 0.001 सेकंड का। देखिए, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो है 1500 वोल्ट। 1500 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो अनोन्य प्रेरण गुणांक हमें यहां पर पूछा है। देखिए विद्यार्थियों, M बराबर होता है माइनस में E2 बट्टे में DI1 बट्टे में DT, ये होता है। एक्चुअल में ये जो DI1 है यह है प्राथमिक कुंडली, मतलब एक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन। तो धारा परिवर्तन यहां पर इसको आप इस तरीके से लिख दें तो ज्यादा बेटर है। यहां पर मैं इसको I1 डैश, I1 डबल डैश, तो I1 डबल डैश में से I1 डैश घटा देता हूं, तो यहां पर 0 में से 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस में 3 एम्पियर। वैल्यू पुट कर देता हूं,
E2 का जो मान है वो हमारे पास में है 1500 DI1, तो माइनस में 3 बट्टे में 0.001, तो m बराबर हमारे पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1500 गुणा 0.001 बट्टे में 3 आ जाएगा। तो हमारे पास में देखिए यहाँ से पॉइंट इसको गुणा करेंगे तो 1.5 बट्टे में 3, तो 1/2 0.5 हेनरी हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो कुंडली के अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ाया जा सकता है। अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला हमारे पास में आया है m बराबर μ0 n1 n2 a इंटू l। तो देखिए यहां से कुंडली में फेरे कम करके हमारे को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कुंडली में फेरे अधिक करके कुंडली को लकड़ी के कोर पर लपेटकर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारे पास में ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी को आप अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शन बी ही हमारे पास में यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब एक कुंडली में बहने वाली धारा 0.1 सेकंड में 10 एम्पीयर से शून्य कर दी जाती है, तो नजदीक रखी दूसरी कुंडली में 100 मिलीवोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मान क्या होंगे। देखिए जो वैल्यू हमें दे रखी है एक बार उसको पुट कर लेते हैं। जो अल्प समय है वो हमें दे रखा है 0.1 सेकेंड, अति अल्प समय लग रहा है 0.1 सेकेंड का। इसमें जो धारा में परिवर्तन है एक कुंडली में, तो इसका मतलब है प्राथमिक कुंडली में, और प्राथमिक कुंडली में जो धारा में परिवर्तन है 10 एम्पीयर से शून्य कर दिया, तो 0 माइनस 10, तो माइनस में 10 एम्पीयर, ये धारा में परिवर्तन हो गया। तो नजदीक रखी दूसरी कुंडली में, दूसरी कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है 100 मिली वोल्ट। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, ये आ गया वोल्ट। क्लियर। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान कितना है, तो m बराबर माइनस में E2 बट्टे में di1 अपॉन dt, माइनस में E2 की वैल्यू है हमारे पास में 100 गुणा 10 की घात -3 di1 माइनस में 10 बट्टे में dt 0.1, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 100 पहले से पड़ा है, 10 की घात -3, 0.1 ऊपर चला जाएगा, 10 यहां पर हमारे पास में नीचे भी पड़ा है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इस 0.1 को इससे गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 10 की घात -3 रह जाएगी, तो 10 की घात -3 हेनरी। इसका मतलब आ गया 1 मिली हेनरी, जो कि हमें ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परिनालिका को एक अन्य परिनालिका में रखा गया है, दोनों की लंबाई समान है, समान परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही, तो इनकी त्रिज्या तथा फेरों की संख्या का अनुपात दोनों परिनालिकाओं के लिए 1:2 है, तो इनका परस्पर अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा। तो देखिए अन्योन्य प्रेरण की घटना में हमने पढ़ा है कि पहली कुंडली के कारण से दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक और दूसरी कुंडली के कारण से पहली कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक समान होता है, तो दोनों का परिमाण समान होता, तत्पश्चात ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात और फेरों की संख्याओं के अनुपात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्योन्य प्रेरण से संबंधित ये हमारा अंतिम प्रश्न है और इसमें हम देखेंगे, देखिए क्या क्या है हमारे पास में, कि संलग्न परिपथ में दो बल्ब B1 और B2, प्रतिरोध R और प्रेरकत्व L दिखाए गए हैं। दो तो बल्ब दिखाए हैं B1 और B2, एक कुंडली दिखाई है, एक रेजिस्टेंस दिखाया है। जब स्विच S को खोला जाता है
स्विच एस को खोला जाता है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए देख लीजिए। पहला ऑप्शन है दोनों बल्ब B1 व B2 तुरंत बुझ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है दोनों बल्ब B1 व B2 थोड़ी देर बाद बुझ जाएंगे। थर्ड है B1 तुरंत और B2 थोड़ी देर बाद बुझ जाएगा। B2 तुरंत व B1 थोड़ी देर बाद बुझ जाएगा। देखो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो B1 है, ये हमारे पास में है B1। B1 R के साथ में कनेक्ट है, R के साथ में यहां से जुड़ा हुआ है, तो ये तो तुरंत बंद हो जाएगा। B1 तुरंत बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि इसमें से बहने वाली धारा तुरंत ही 0 हो जाएगी, तत्पश्चात B1 तुरंत बुझ जाएगा। क्लियर? फिर देखें, B2 के साथ में एक कुंडली है। B2 के साथ में क्या है? कुंडली है। तो ये स्विच ऑफ करने के बाद में भी इसमें से विद्युत का प्रवाह होता रहेगा। जिस डायरेक्शन में पहले धारा बह रही थी उसी डायरेक्शन में धारा का प्रवाह होता रहेगा। हालांकि बुझेगा, बट थोड़ी देर बाद बुझेगा, क्योंकि धारा का मान धीरे धीरे कम होगा इसमें प्रेरित धारा के कारण से। प्रेरित धारा, जो कुंडली है उसमें प्रेरित धारा होगी, तो प्रेरित धारा के कारण थोड़ी देर बाद बुझेगा। थोड़ी देर बाद बुझेगा। क्लियर? तो ये समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो विद्यार्थी, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने अनन्य प्रेरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देखे, समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डायनेमो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र का अध्ययन करेंगे, उनमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में समझेंगे। साथ में हम देखेंगे भंवर धाराओं से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण टॉपिक, उन पर आधारित क्वेश्चंस भी अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।